हेलो एवरीवन, दिस इज़ माय फर्स्ट क्लास। ये जो क्लास है बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। थर्ड ईयर के अंदर आपका एक सब्जेक्ट है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, पीडियाट्रिक नर्सिंग, ठीक है। उसकी एक यूनिट है यूनिट 5th, नर्सिंग मैनेजमेंट इन कॉमन चाइल्डहुड डिजीज, और उसका एक टॉपिक है कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स और डिसऑर्डर्स ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ठीक है। अगर आपको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के सारे डिसऑर्डर्स को अच्छी तरीके से समझना है तो सबसे फर्स्ट थिंग जो है, हमें सबसे पहले बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट देखनी पड़ेगी। जब आपको बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट और सर्कुलेशन ऑफ हार्ट, बेसिक जो सर्कुलेशन होता है वो जब आपको पता लग जाएगा तो आप इजी गोइंग सारे कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स को समझ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स और डिसऑर्डर के अंदर जो हम सबसे पहला हमारा टॉपिक है वो है बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट, एंड इट इज इंपॉर्टेंट पार्ट टू अंडरस्टैंड ऑल कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर। अगर सारे डिसऑर्डर को समझना है तो सबसे पहले एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट को देखना पड़ेगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखिए ये एक हैंडमेड सिंपल सा हार्ट का डायग्राम है, ठीक है। सिंपल सा हार्ट का डायग्राम है जिसमें आपको हार्ट के 4 चैम्बर्स दिख रहे होंगे, ठीक है। राइट साइड अलग मेंशन है, लेफ्ट साइड अलग मेंशन है, ठीक है। राइट साइड के अंदर आपको 2 चैम्बर्स, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल दिख रहा है। लेफ्ट साइड के अंदर आपको 2 चैम्बर, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल दिख रहा है, ठीक है। ये हो गए चैम्बर्स। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में आपको एक वॉल दिख रहा है जिसमें 3 लाइंस हैं। उस वॉल का नाम है ट्राइकस्पिड वॉल। इसको ट्राइकस्पिड वॉल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर कितने कप्सिड होते हैं? 3 कप्सिड होते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा है ट्राइकस्पिड वॉल। लेफ्ट साइड के अंदर अगर हम देखें, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में आपको एक वॉल दिख रहा होगा, उसके अंदर 2 कस्पिड हैं, इसलिए उसका नाम पड़ा है बाइकस्पिड वॉल, जिसका अनदर नेम क्या है? मिट्रल वॉल, ठीक है। उसके बाद आपको राइट साइड के अंदर राइट वेंट्रिकल दिख रहा है और लेफ्ट साइड के अंदर लेफ्ट वेंट्रिकल दिख रहा है। तो राइट वेंट्रिकल से जो हमारी आर्टरी निकलती है वो है पल्मोनरी आर्टरी, और उसके अंदर जो वॉल प्रेजेंट होता है वो आपको दिख रहा है पल्मोनरी वॉल, जिसे हम राइट सेमिलुनार वॉल भी कह सकते हैं। और लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर से जो आर्टरी निकल रही है उसे हम कह रहे हैं एरोटा, ठीक है। और उसके जो कॉर्नर पे वॉल प्रेजेंट है वो आपको दिख रहा है जिसे हम कहते हैं एरोटिक वॉल, और उसका अदर नेम है लेफ्ट सेमिलुनार वॉल, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या देख लिया? ट्राइकप्सिड वॉल, बाइकप्सिड वॉल, पल्मोनरी वॉल, एरोटिक वॉल, ठीक है। ये 4 वॉल हमने देख लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर में इन सारे वॉल्स की जो प्रेजेंट है एनाटॉमी फिजियोलॉजी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्कुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले 4 वॉल हुए, ट्राइकप्सिड वॉल, पल्मोनरी वॉल, मिट्रल वॉल, एरोटिक वॉल, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि सेप्टम क्या चीज है, ठीक है। सेप्टम बहुत इंपॉर्टेंट है सारे कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स के लिए। अगर आपको उनको अच्छी तरीके से समझना है तो सेप्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तो सेप्टम एक्चुअली है क्या चीज? सेप्टम हम ये कह सकते हैं ऐसी एक चीज है जो कि किसी 2 चीजों को आपस में डिवाइड करती है। जैसे नेजल सेप्टम राइट एंड लेफ्ट नेजल पोर्शन को डिवाइड करता है, ठीक है। डिवाइडेशन का काम करती है, डिवाइड करने का काम करती है, ठीक है। इसके अंदर हमको 4 सेप्टम्स दिख रही हैं। सबसे पहले आप फोकस करिएगा, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में एक सेप्टम प्रेजेंट है, ठीक है, जो कि राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम को डिवाइड करती है। उस सेप्टम को हम कहते हैं इनर एट्रियल सेप्टम। नाम से ही पता लग रहा है एट्रियल सेप्टम क्यों कहा है, क्योंकि दोनों एट्रियम्स को क्या कर रही है? आपस में डिवाइड कर रही है। इस सेप्टम के थ्रू आप क्या कर सकते हैं? राइट एट्रियम्स को अलग से आइडेंटिफाई करते हैं एंड लेफ्ट एट्रियम को अलग से आइडेंटिफाई करते हैं। ये हो गई फर्स्ट सेप्टम। सेकंड सेप्टम आ जाओ जस्ट नीचे की साइड जहां पर आपको राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल दिख रहा है, ठीक है। तो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक सेप्टम प्रेजेंट है जिसका नाम है इनर वेंट्रिकुलर सेप्टम।
अब ये जो सेप्टम है किनको डिवाइड कर रही है, राइट वेंट्रिकल को और लेफ्ट वेंट्रिकल को। आप दोनों वेंट्रिकल्स को अलग अलग आइडेंटिफाई करते हैं किसके थ्रू, इनर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इसका नाम किसके नाम पे पड़ा है, दोनों वेंट्रिकल के नाम पे पड़ा है, इनर वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो पहली हो गई थी हमारी इनर एट्रियल सेप्टम, जिसने दोनों एट्रियम्स को डिवाइड किया था, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सेप्टम का। और दूसरी जो सेप्टम है हमारी है इनर वेंट्रिकुलर सेप्टम, जो कि दोनों वेंट्रिकल्स को क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। अब हमारे पास दो और सेप्टम्स हैं, वो कौन सी सेप्टम्स है, एट्रियम तो आपस में डिवाइड हो गए, वेंट्रिकल्स भी आपस में डिवाइड हो गए। अब बात करते हैं हम राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल की, क्योंकि दोनों साइड, राइट साइड और लेफ्ट साइड आपको दिख रहा होगा, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल को भी डिवाइड किया गया है और लेफ्ट एट्रियम राइट वेंट्रिकल को भी डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम आते हैं राइट साइड, राइट वाले पोर्शन में आप देखिए राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल दोनों के बीच में एक सेप्टम है जिसपे ट्राइकप्सिड वॉल प्रेजेंट है। अब दोनों एट्रियम्स को डिवाइड करने के लिए एक सेप्टम है जो कि दोनों एट्रियम्स को आपस में डिवाइड करती है, जिसका नाम है उसकी साइड के अकॉर्डिंग, जैसे ये राइट साइड में तो राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, क्योंकि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल दोनों के बीच में है, इसी के अकॉर्डिंग इसका नाम पड़ा है राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ऐसे ही आप लेफ्ट साइड आ जाओ, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक सेप्टम प्रेजेंट है जो कि लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल डिवाइड कर रही है, और इसकी डिवाइडेशन के अकॉर्डिंग ही इसका नाम पड़ा है, जिससे अपन कहते हैं लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, तो ये बात हो गई इसकी सेप्टम्स की, चार सेप्टम्स देखी, दोनों एट्रियम राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम को डिवाइड करने वाली इनर एट्रियल सेप्टम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को डिवाइड करने वाली इनर वेंट्रिकुलर सेप्टम, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल को डिवाइड करने वाली राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को डिवाइड करने वाली लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये अपनी चार सेप्टम्स हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो कि सारे हार्ट के जो चारों चैम्बर्स हैं उनको अलग अलग डिवाइड करती है। वॉल की प्रेजेंट हमने देखी, ट्राइकप्सिड वॉल, बाइकप्सिड वॉल, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी के अंदर एक वॉल है जिसे अपन पल्मोनरी वॉल कह रहे हैं, और एरोटा के अंदर एक वॉल प्रेजेंट है जिसे हम एरोटिक वॉल कह रहे हैं। अब एक मेजर इंपॉर्टेंट चीज और है, राइट एट्रियम के ऊपर सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा है, ठीक है। ये हम आगे सर्कुलेशन के अंदर देखेंगे इनका क्या रोल है, लेकिन एक मेन इंपॉर्टेंट चीज है राइट साइड ऑफ हार्ट और लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट। जब भी आप डिफेक्ट पढ़ेंगे तो डिफेक्ट होने के बाद ब्लड किधर की साइड सर्कुलेट होगा ये डिपेंड करता है हायर प्रेशर पे। तो राइट साइड ऑफ हार्ट और लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट के अंदर हमने अलग से ही मार्क कर रखा है, हाईलाइट कर रखा है, हायर प्रेशर किस साइड होगा अपना, लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट। जहां पर लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट लिखा है उसके जस्ट नीचे लिख रखा है हायर प्रेशर। हायर प्रेशर की इस साइड क्यों जरूरत है, क्योंकि आगे जब हम सर्कुलेशन पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे कि लेफ्ट वेंट्रिकल का जो रोल है वो एरोटा से होता हुआ ऑल ओवर बॉडी तक है। जब लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आता है तो वो एरोटा के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर जाता है, बॉडी में पूरे ब्लड को सप्लाई करने के लिए हायर प्रेशर की नीड होती है। इसलिए हम कह सकते हैं लेफ्ट साइड के अंदर जो प्रेशर है वो क्या है, हायर है। किसके कंपेयर में, राइट साइड में। तो राइट साइड में प्रेशर कम है, लेफ्ट साइड के अंदर प्रेशर ज्यादा है, ठीक है। तो ये प्रेशर की बात हो गई। जितने भी चैम्बर्स हैं चारों चैम्बर्स की बात हो गई। चैम्बर्स के बीच में जितने भी वॉल हैं, चार जो वॉल हैं उनकी बात हो गई। दो आर्टरी हैं, पल्मोनरी आर्टरी है और एरोटा है, उसकी बात हो गई अपने, ठीक है। और इसके बाद जितनी भी सेप्टम्स है एट्रियम के बीच में, वेंट्रिकल के बीच में और दोनों एट्रियम वेंट्रिकल के बीच में, तो चारों सेप्टम्स की बात हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इस एनाटॉमी फिजियोलॉजी को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। सारे जितने भी कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, जितने भी डिसऑर्डर्स हैं वो इसी स्ट्रक्चर पे डिपेंड करते हैं। अगर आप इस स्ट्रक्चर को सही ढंग से समझ लेंगे तो आपको सारे डिसऑर्डर इजी गोइंग समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो इसके आगे हम एक और हार्ट का डायग्राम देख सकते हैं जिसमें आपको वही चारों चैम्बर दिख रहे हैं, सारे वॉल दिख रहे हैं, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा दिख रही है, ठीक है। आपको यहाँ पर जो पल्मोनरी वेन्स है, लेफ्ट एट्रियम के अंदर ड्रेन होती है, चार पल्मोनरी वेन्स, दो आपको दिख रही है राइट साइड के अंदर, दो पल्मोनरी वेन्स, राइट साइड की दो पल्मोनरी वेन, लेफ्ट साइड की दो पल्मोनरी वेन, और लेफ्ट एट्रियम में आपको होल दिख रहे होंगे 1 2 3 4, यानी लेफ्ट एट्रियम के अंदर आकर चारों पल्मोनरी वेन्स क्या होती है, ड्रेन होती है। तो इसको भी यहाँ पर मार्क किया है। पल्मोनरी वॉल आपको दिख रहा है, एरोटिक वॉल आपको दिख रहा है, मिट्रल वॉल दिख रहा है, ट्राइकप्सिड वॉल दिख रहा है,
सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा दिख रही है, सेम जो डायग्राम हमने पहले देखा है उसी का स्ट्रक्चर है, कलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी एक तरीके से बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट, कि हार्ट की स्ट्रक्चर क्या है, क्या सेप्टम्स हैं, क्या वॉल हैं, ये सारी चीजें हमको यहाँ पर समझ में आ गई। अब इस हार्ट के अंदर कैसे ब्लड सर्कुलेट होता है, हार्ट के अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो कैसे होता है, ये भी बहुत मेजर रोल प्ले करता है। अगर आपको कार्डियक डिफेक्ट्स को समझना है तो आपको सर्कुलेशन भी अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। तो हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, बाय दिस यू कैन अंडरस्टैंड द ब्लड सर्कुलेशन ऑफ द हार्ट, ठीक है। अब मेनली जो ब्लड सर्कुलेशन का जो सिस्टम है वो किस किस पे डिपेंड करता है, इट्स मेनली डिपेंड्स ऑन टू सर्कुलेटरी सिस्टम, और उन दो सर्कुलेटरी सिस्टम का नाम क्या है, पहला नाम है पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरा जो नाम है वो है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। अब ये क्या होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, क्या होता है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, ये हम आगे देखते हैं, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखिए कि जितनी इंपॉर्टेंट हार्ट की एनाटॉमी है उतनी इंपॉर्टेंट हार्ट की फिजियोलॉजी भी है, हार्ट की स्ट्रक्चर भी कार्डियोवैस्कुलर डिफेक्ट्स को समझने में आपकी मदद करेगी और इसका सर्कुलेशन भी आपको कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर को समझने में हेल्प करेगा। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि मेनली डिपेंड करता है पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमैटिक। अब पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन क्या होता है, ये हम आगे देखते हैं। देखिए ये जैसा अपन ने हार्ट का डायग्राम बनाया था वैसे ही इजी हार्ट का डायग्राम है, जिसमें आपको 4 चैम्बर दिख रहे हैं, 2 एट्रियम 2 वेंट्रिकल, ठीक है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ऊपर आपको दिख रहा है पल्मोनरी सर्कुलेशन, नीचे आपको दिख रहा है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। अब ये सर्कुलेशन वर्क कैसे करता है, आपको राइट एट्रियम दिख रहा है, राइट एट्रियम के इधर की साइड आपको दिख रही वेना कावा, अपन ने देखा था 2 वेना कावा थी, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा का मतलब क्या है, ये दोनों अनऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, अनऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है, किसके अंदर खाली करती है, राइट एट्रियम के अंदर। राइट एट्रियम में ब्लड आने के बाद राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल होता है जिसका नाम होता है ट्राइकस्पिड वॉल, उससे होता हुआ ब्लड किस में आता है, राइट वेंट्रिकल के अंदर। राइट वेंट्रिकल से पहले वाले डायग्राम में हमने देखा था एक आर्टरी निकलती है और उस आर्टरी के कॉर्नर पर एक वॉल प्रेजेंट होता है जिसे हम पल्मोनरी वॉल कहते हैं, ठीक है। राइट सेमिलुनार वॉल होता है, इधर से ब्लड होता हुआ जाता है किसमें, इस वॉल से होता हुआ ब्लड जाता है किसमें, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड किसमें आ जाता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर आता है, यानी लंग्स के अंदर आ जाता है, ठीक है। वहां पर क्या होता है, ब्लड वापस ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की मिक्सिंग हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, CO2 जो होती है, बाहर की साइड निकल जाती है, ठीक है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन के थ्रू होता हुआ, इसको 4 पल्मोनरी वेन जो मैंने आपको दिखाया था, लेफ्ट एट्रियम के अंदर 4 होल थे, 4 पल्मोनरी वेन जिसमें 2 राइट और 2 लेफ्ट की 4 पल्मोनरी वेन लाकर इस ब्लड को ड्रेन करती है किसके अंदर, लेफ्ट एट्रियम में। फिर लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल प्रेजेंट होता है, बाइकस्पिड वॉल, जिसका अदर नेम होता है मिट्रल वॉल। वहां से ब्लड होता हुआ अपना आता है किसके अंदर, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। ये जो ब्लड है वो कैसा ब्लड है, ऑक्सीनेटेड ब्लड है। ऑक्सीनेटेड ब्लड किसके थ्रू हुआ है, पल्मोनरी सर्कुलेशन के थ्रू। पल्मोनरी सर्कुलेशन के थ्रू ये जो ब्लड है वो ऑक्सीनेटेड हुआ है। उसके बाद ये अपनी 4 पल्मोनरी वेन में लाके इसको किसमें डाला है, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। उसके बाद ये आ गया है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, किसके थ्रू, बाइकस्पिड वॉल के थ्रू, मिट्रल वॉल के थ्रू। लेफ्ट वेंट्रिकल में जैसे ही ऑक्सीनेटेड ब्लड आता है तो यहाँ पर हमें हमारे दूसरी चीज मिलती है क्या, एरोटा। एरोटा के कॉर्नर पे कौन सा वॉल प्रेजेंट है, एरोटिक वॉल, लेफ्ट सेमिलुनार वॉल। यहाँ से जो ब्लड है एरोटा के थ्रू जाता है अपनी होल बॉडी के अंदर। वहां पर टिश्यूज के अंदर क्या पहुंच जाती है, वापस ऑक्सीजन। वहां का जो ऑक्सीनेटेड ब्लड है वो टिश्यूज को ऑक्सीजन सप्लाई कर देता है, उनसे कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है। वापस जो ये ब्लड है ये सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के अंदर आ जाता है और ये अनऑक्सीनेटेड जो ब्लड है हमारी सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा के थ्रू वापस किसके अंदर आ जाता है, राइट एट्रियम में। फिर वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है राइट वेंट्रिकल में। फिर ये गया पल्मोनरी सर्कुलेशन में, ऑक्सीनेटेड होके 4 पल्मोनरी वेन्स किस में ले आएगी, लेफ्ट एट्रियम, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर एरोटा,
एरोटा से ऑल ओवर बॉडी वापस जो है गैसेस जितना भी ऑक्सीजन और CO2 है इनका एक्सचेंज हो जाएगा, ऑक्सीजन टिश्यूज में चल जाएगी, CO2 जो है टिश्यू से बाहर आ जाएगी, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में एंटर कर जाएगी और वापस ये डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है, अनऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा के थ्रू किसके अंदर आ जाएगा, अपना राइट एट्रियम के अंदर। तो इस तरीके से ब्लड का सर्कुलेशन चलता रहता है, जिसके लिए दो सिस्टम या दो सर्कुलेशन रेस्पॉन्सिबल है, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। ये सर्कुलेशन आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए, क्योंकि जब कार्डियक डिफेक्ट हो जाएंगे तो ब्लड का सर्कुलेशन तभी समझ में आएगा जब आपको बेसिकली हार्ट का सर्कुलेशन पता होगा। अगर आपको बेसिक हार्ट का सर्कुलेशन नहीं पता है तो आप आगे जितने भी हार्ट डिफेक्ट्स हैं उनके सर्कुलेशन को नहीं समझ सकते। ठीक है, तो दो चीजें पढ़ ली हमने, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट, और सेकंड चीज हमने पढ़ ली इसका सर्कुलेशन सिस्टम ऑफ द हार्ट। तो बेसिक एनाटॉमी हो गई, सर्कुलेशन ऑफ द हार्ट हो गया। अब हम स्टार्ट कर सकते हैं अपना डिसऑर्डर ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, डिसऑर्डर ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो कि हमारा मेन टॉपिक है। तो मेनली ये ध्यान रखिए, द डिसऑर्डर ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम सीन इन चिल्ड्रन, दो टाइप से हम देख सकते हैं, एक तो कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट और दूसरा अदर कार्डियक डिसऑर्डर। अब सबसे पहले अदर कार्डियक डिसऑर्डर में हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे अलग, लेकिन सबसे पहला जो डिसऑर्डर ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है उसमें सबसे पहला जो हम पढ़ रहे हैं कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स। अब सबसे पहले हमको ये देखना है जो हमारा CHD है, कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट जो है वो क्या है। कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट are one of the most common congenital abnormality present at birth that may involve chambers, wall and great vessels arising from the heart। ठीक है, देखो कंजेनाइटल का मतलब ही क्या होता है, प्रेजेंट एट बर्थ, ऐसी चीज जो कब प्रेजेंट है, जन्म के समय उस बच्चे के अंदर प्रेजेंट है। अब ये जो डिफेक्ट है किस किस चीज को अफेक्ट कर सकता है, प्रेजेंट एट बर्थ तो हमें समझ में आ गया कि जन्म से ही बच्चे में प्रेजेंट होगा, अफेक्ट किसको कर रहा है, कार्डियक सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है। किन किन चीजों को इन्वॉल्व कर सकता है, तो हार्ट के जो चैम्बर दो दो चार, टोटल 4 चैम्बर्स हैं, उसके वॉल जो हमने पढ़े हैं, ट्राइकैप्सिड वॉल, पल्मोनरी वॉल, ठीक है, मिट्रल वॉल, एरोटिक वॉल, जो वॉल है उनको इन्वॉल्व कर सकता है। ग्रेट वेसल्स जैसे पल्मोनरी आर्टरी, एरोटा जो हमने स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ा है, उन सबको इन्वॉल्व कर सकता है। इन्वॉल्व करने का मतलब क्या है कि उन सबको अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, उनके अंदर कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट हो सकता है। तो कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट का मतलब क्या है, जो डिफेक्ट बर्थ के समय बच्चे के अंदर प्रेजेंट है, और ये हार्ट डिफेक्ट किस किस को इन्वॉल्व कर सकते हैं हार्ट के स्ट्रक्चर में, उसके चैम्बर्स को, वॉल्स को और ग्रेट वेसल्स को जैसे पल्मोनरी आर्टरी और एरोटा, उन सबको क्या कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है। कंजेनाइटल मींस बेसिकली है प्रेजेंट एट बर्थ। ठीक है, तो ये हो गई हमारी डेफिनेशन कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स की। अब नेक्स्ट है हमारा इंसिडेंस। इंसिडेंस यानी ये जो डिफेक्ट है किस तरीके से बेबीज को अफेक्ट करता है या कितने इसके केसेस देखने को मिलते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने इंसिडेंस रेट देखी है। तो सबसे पहला इंसिडेंस के अंदर बता रहा है कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट अफेक्ट 8 to 12 ऑफ एवरी 1000 यूनिट्स। 1000 बच्चों का जन्म होता है, न्यू बेबी का बर्थ होता है, उसमें से 8 से 12 बच्चे जो हैं उनको अफेक्ट करता है क्या, कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट। ठीक है, सेकंड 2% ऑफ टोटल डेथ अकर ड्यू टू कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट। अगर हम डेथ का रेशियो देखें तो सारी जो 100% डेथ होती है उसमें से कितना परसेंट, 2%, ओनली 2% जो हम कह सकते हैं वो किसके थ्रू हो रहा है, कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स के कारण। ठीक है, एक मेन चीज लास्ट के अंदर एक मेन चीज बता रहा है, इन जनरल कंडीशन राइट साइड डिफेक्ट आर मोर कॉमन इन फीमेल्स एंड लेफ्ट साइड डिफेक्ट आर मोर कॉमन इन मेल्स। आगे हम बहुत सारे डिफेक्ट देखेंगे जिसके अंदर राइट साइड के डिफेक्ट्स अलग हैं, लेफ्ट साइड के डिफेक्ट्स अलग हैं, क्योंकि मैंने आपको दोनों पोर्शन बताए हैं, राइट साइड का भी बताया, लेफ्ट साइड का बताया, लेकिन इंसिडेंस रेट के अकॉर्डिंग, ठीक है, बहुत सारी हम बोल सकते हैं कि बहुत सारे इंसिडेंस रेट हैं जो कि हमें बताते हैं कि राइट साइड ऑफ डिफेक्ट जो हैं वो मेनली देखने को मिलते हैं किसके अंदर, फीमेल्स में, और लेफ्ट साइड डिफेक्ट जो हैं वो मेनली कॉमनली देखने को मिलते हैं किसके अंदर, मेल्स के अंदर। तो ये हो गई इंसिडेंस रेट, जिसमें 8 से 12 हजार जब बच्चों का जन्म होता है उसमें 8 से 12 को कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट जो है वो अफेक्ट करता है। टोटल डेथ के रेशियो में कितना, 2% जो है वो कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट का है। राइट साइड मोर
ज्यादा कॉमन है या मोर कॉमन है किनके अंदर, फीमेल्स के अंदर, और लेफ्ट साइड जो है वो मेल्स के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया अपना इंसिडेंस। उसके बाद है इटियोलॉजी। ठीक है, द मोस्ट ऑफ द केसेस कॉजेज इज अननोन। कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट के कॉजेज जो होते हैं मोस्ट ऑफ अननोन रहते हैं, आप फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं कि जब भी बच्चे का जन्म हुआ प्रेजेंट एट बर्थ उसमें कोई कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट प्रेजेंट है तो उसके पीछे एग्जैक्ट कॉज क्या था, उसके कॉजेज क्या होते हैं, अननोन होते हैं, उसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, द एग्जैक्ट इटियोलॉजी ऑफ कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट इज अननोन। 90% केसेस, 90% केसेस के अंदर, 90% केसेस के अंदर आप एग्जैक्ट इटियोलॉजी का पता नहीं लगा पाते हैं कि ये कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट किस कारण हुआ है, इसकी एग्जैक्ट इटियोलॉजी को पता नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, तो कॉजेज जो है अननोन है और एग्जैक्ट इटियोलॉजी ऑफ द हार्ट हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, अननोन रहती है। कितने परसेंट केसेस में, 90% केसेस के अंदर। इसके बाद लास्ट जो है वो है हमारा रिस्क फैक्टर। देखो पहले ही हमने बात कर लिया इटियोलॉजी के अंदर के एग्जैक्ट कॉजेस हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं और 90% केसेस के अंदर इसके कॉजेस को आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता है, एग्जैक्ट इटियोलॉजी हमें नहीं पता लगी। लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जिसके कारण हम कह सकते हैं कि ये कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट हो सकते हैं। सबसे पहले तो रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, रिस्क फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स हैं जो किसी चीज को कॉज कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं। सबसे बढ़िया एग्जांपल है स्मोकिंग। अगर आप स्मोकिंग कर रहे हो तो हर स्मोकर को लंग कैंसर नहीं होगा, तो स्मोकिंग एक तरीके का रिस्क फैक्टर है। स्मोकिंग करने वाले को कैंसर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों ही चीजें। ऐसा नहीं कि हर स्मोकर को लंग्स कैंसर होगा फाइनली जाकर, ऐसा कुछ भी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो जहां पर भी दो ऑप्शन मिलते हैं, ठीक है, कि पॉसिबिलिटीज है भी और नहीं भी, तो वो चीज हमारा किसको बताता है, रिस्क फैक्टर्स को। तो ऐसे ही किस रिस्क फैक्टर हैं, लेकिन ये किसके लिए है, कैंसर के लिए नहीं है। यहाँ पर स्मोकिंग नहीं है, यहाँ पर है हमारे कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट। ऐसे कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं या फैक्टर एसोसिएटेड विद कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट जो कि फाइनली किसको कॉज कर सकते हैं, हार्ट डिफेक्ट्स को कॉज कर सकते हैं। सबसे पहला फीटल एंड मैटरनल इन्फेक्शन लाइक रूबेला। अब जितने भी ये आप रिस्क फैक्टर्स पढ़ोगे इसमें फाइनली एक ही चीज ध्यान रखो, मेनली हम ये ध्यान रख सकते हैं कि 3rd to 8th वीक, तीसरे वीक से 8वें वीक के अंदर, ठीक है, जब प्रेगनेंसी का टाइम चल रहा होता है, ठीक है, प्रेगनेंसी का कौन सा टाइम, 3rd वीक to 8th वीक, तब एक सिंगल सेल जो है हार्ट को डेवलप करती है। उसके बाद वो सिंगल सेल जो है डिवाइड होती है, 4 चैम्बर्स बनते हैं और इसका सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है। हार्ट के अंदर जो है वो ब्लड फ्लो करने लगता है। ये कब की ये सिचुएशन, 3rd वीक to 8th वीक। जब भी मदर प्रेग्नेंट है और अगर ये सारे रिस्क फैक्टर्स से उसको अफेक्ट होता है या वो इन रिस्क फैक्टर्स के कांटेक्ट में आती है, तो हम ये कह सकते हैं कि बेबी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी अफेक्ट होता है। और बेबी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अफेक्ट होगा तो हार्ट की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को भी अफेक्ट करेगा। और जब हार्ट की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी अफेक्ट होगी तो वो किसको कॉज कर सकती है, कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स। तो सबसे पहला फीटल एंड मैटरनल इन्फेक्शन लाइक रूबेला। रूबेला का इन्फेक्शन प्रेगनेंसी के समय हो गया और बेबी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करा, तो बेबी के हार्ट के स्ट्रक्चर में चेंजेस हो सकते हैं। हार्ट के स्ट्रक्चर में चेंजेस हुए तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट के अंदर। रेडिएशन थेरेपी, टेरेटोजेनिक इफेक्ट ऑफ द ड्रग एंड अल्कोहल। अब ये रेडिएशन थेरेपी एंड टेरेटोजेनिक इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल क्या है, टेरेटोजेंस जो होते हैं आर सब्सटेंस, टेरेटोजेंस आर सब्सटेंस that may cause birth defect via toxic effect on a embryo or fetus। ठीक है, एक तरीके से क्या है टेरेटोजेनिक इफेक्ट, क्या है एक तरीके के टॉक्सिक इफेक्ट है जो कि सीधा अफेक्ट करते हैं किसको, फीटस को और एम्ब्रियो को। जब मदर के वूम के अंदर फीटस और एम्ब्रियो ग्रो करते हैं और अगर आप कोई भी ड्रग एब्यूज है, ठीक है, या अल्कोहल का यूज कर रहा है या रेडिएशन थेरेपी का यूज कर रहा है, तो इनके टेरेटोजेनिक इफेक्ट क्या करते हैं, एक तरीके के टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं जो कि बेबी की स्ट्रक्चर को, जो कि बेबी या जो एम्ब्रियो है उसकी बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी या उसकी स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। अगर उसकी बेसिक स्ट्रक्चर को अफेक्ट करते हैं तो हार्ट के अंदर क्या हो सकते हैं, कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट है अपना क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी लाइक डाउन सिंड्रोम। क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी क्या है, बहुत सारी क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज हैं, उसका एक एग्जांपल लिया है अपन ने, सिंपल सा डाउन सिंड्रोम। ठीक है, अब ये जितने भी सिंड्रोम्स हैं, ये जितने भी क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज हैं, ये क्या करते हैं, मेनली क्या करते हैं, सेल्स के डिवीजन को बढ़ा देते हैं,
सेल्स के डिवीजन को कम कर देते हैं, अबनॉर्मल सेल्स का डिवीजन होता है, और जब भी सेल्स का डिवीजन जो है वो अबनॉर्मल तरीके से होगा तो डायरेक्टली किसको अफेक्ट करेगा, हमारी बेसिक हार्ट की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को। अगर हार्ट की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी अफेक्ट हो जाएगी तो बच्चे का जो हार्ट है वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो पाएगा, और वो फाइनली किसको कॉज करेगा, कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स को। ठीक है, नेक्स्ट है कंसिन्ग्यूनियस मैरिज, सेम ब्लड वाले। ठीक है, मोस्ट ऑफ केसेस के, मोस्ट ऑफ स्टडीज से ये पता चला है कि बहुत जब सेम ब्लड वालों के अंदर मैरिज होती है तो उसके कारण भी क्या कॉज होता है, जेनेटिक अबनॉर्मलिटीज, और जेनेटिक अबनॉर्मलिटीज कॉज करेगा या क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज को कॉज करेगा तो डायरेक्टली किसको अफेक्ट करेगा, हार्ट की बेसिक स्ट्रक्चर को। ठीक है, उसकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को। अगर उसकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को अफेक्ट करा तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, कार्डियक डिफेक्ट्स अराइज हो जाएंगे। ठीक है, एंड लास्ट है मदर विद डायबिटीज मेलाइटिस। सिंपल सी बात है, मदर अगर डायबिटीज मेलाइटिस के साथ है तो डायरेक्टली बेबी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करेगा। ठीक है, ऐसे में क्या होता है, बेबी बहुत हेल्दी पैदा होता है। डायबिटीज वाला मदर का जब बेबी पैदा होता है बहुत हेल्दी पैदा होता है, और ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होता है, उसकी जो बेबी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो प्रॉपर्ली नहीं हो पाती, उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अफेक्ट होती है। अगर बेबी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अफेक्ट होगी और हार्ट प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो पाएगा तो फाइनली किसको कॉज कर देगा, कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स को। ठीक है, तो एक बार वापस देख लेते हैं, फीटल एंड मैटरनल इन्फेक्शन लाइक रूबेला जो कि डायरेक्टली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट कर देगा। रेडिएशन थेरेपी, टेट्राजेनिक इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल जो कि एक अपने आप में टॉक्सिक इफेक्ट है। ठीक है, जो बेबी के हार्ट को प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होने देंगे। क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी जो कि सेल डिवीजन को बढ़ा देगा, अबनॉर्मल सेल डिवीजन कर देगा, सेल का डिवीजन ही अबनॉर्मल होगा, यानी डायरेक्टली किसको अफेक्ट करेगा, हार्ट की स्ट्रक्चर को। कंसेंग्यूनियस मैरिज, सेम ब्लड वालों में शादी होती है जब, तो उसमें क्या होता है, सेम ब्लड वालों में शादी होने के कारण जेनेटिक डिसऑर्डर होने के पूरे चांसेस है अकॉर्डिंग टू स्टडी। और जेनेटिक डिसऑर्डर अगर हो गया तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। ठीक है, मदर विद डायबिटीज मेलाइटिस में भी क्या है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे इफेक्ट पड़ेगा, तो हमको देखने को मिल सकता है हार्ट डिफेक्ट। ठीक है, तो ये सारे अपने टोटली टॉपिक हो गए। ठीक है, अब जब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट। ठीक है, इसके सारे टाइप्स पढ़ेंगे, एक बार अपन इसको रिव्यू कर सकते हैं। सबसे लास्ट हमने रिस्क फैक्टर पढ़े थे, इससे पहले हमने जैसे एटियोलॉजी पढ़ी थी जिसमें 90% केसेस के अंदर इसके कॉजेज क्या हैं, अननोन हैं। इंसिडेंस के अंदर याद रखो 8 से 12 ठीक है केसेस देखने को मिलते हैं। 1000 न्यूनेट्स जब उनका बर्थ होता है, 1000 जब बच्चे जन्म लेते हैं उसमें 8 से 12 को अफेक्ट करता है। 2% टोटल डेथ का रेशो है। राइट साइड मोर कॉमन है फीमेल्स के अंदर, लेफ्ट साइड मोर कॉमन है मेल्स के अंदर। उसके बाद डेफिनेशन थी जिसके अंदर ये कंजेनाइटल है, इसका मतलब क्या है, प्रेजेंट एट बर्थ, किस किस को इन्वॉल्व करता है, चैम्बर वॉल एंड ग्रेट वेसल्स को इन्वॉल्व करता है। ठीक है, उसके बाद जो है मेनली अपन दो देखेंगे, कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट, अदर कार्डियक डिफेक्ट, जिसमें से अभी अपन कौन सा पढ़ रहे हैं, कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स। ठीक है, ये अपना नॉर्मली सर्कुलेशन था। ठीक है, ये भी एक सर्कुलेशन का डायग्राम है, किस तरीके से सर्कुलेशन हो रहा है। ठीक है, सिस्टमेटिक एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन, दो सर्कुलेशन रेस्पॉन्सिबल है, पल्मोनरी एंड सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट, ये बनाया हुआ है, इसके अंदर चारों वॉल हैं, सेप्टम्स हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखनी है आपको। ठीक है, बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हार्ट। ठीक है, तो ये अपनी फर्स्ट क्लास जो है कंप्लीट हो गई है। सेकंड क्लास जो है वो है टाइप ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर, ये कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स के जितना भी टाइप्स है, क्लासिफिकेशन है, वो पढ़ेंगे और वन बाय वन हम जो है सारे डिफेक्ट्स को पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।